हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। डेट है आज की 25 मार्च 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। देखिए, अब सिर्फ हमारे पास अराउंड 9 वीक्स बचे हैं। ठीक है, आप सभी का प्रीलिम्स अब 28 मई को है, जैसा आप सभी जानते हो। ठीक है, तो नियरली मान के चल सकते हो कि लगभग 60 दिन हमारे पास बचे हुए हैं आप सभी के प्रीलिम्स के लिए। अब देखो, एग्जैक्टली एक महीना पहले भी मैंने आपसे यही बोला था कि आप अपना 100% देने के लिए रेडी हो या नहीं हो। अगर आपने पिछले एक महीने में अपना पूरा बेस्ट दिया है तो मुझे नीचे कमेंट्स में बताना, जैसा कि मैंने आपको लास्ट मंथ भी ये चीज आपको बताई थी। ठीक है, अब यहाँ पर सर एक चलो हम प्रीलिम बूस्टर के अंदर डेफिनेटली प्रेस न्यूज हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गया, ये सारी चीजें हम थोड़ा ट्राई कर रहे हैं साथ में करने का। बट एट द सेम टाइम अगर आपको कुछ प्रीलिम्स में कुछ और भी इशू आता है ना, ठीक है, तो मुझे नीचे एक बार बताना जरूर। मैं डेफिनेटली कुछ ना कुछ कोशिश करूंगा कोई उसके रिगार्डिंग कुछ छोटी मोटी सीरीज रन करने की, ताकि कुछ आपके जो इश्यूज हैं स्पेशली जो आप प्रीलिम्स के रिगार्डिंग फेस कर रहे हो, मैं उसको थोड़ा कुछ हद तक टैकल कर पाऊँ। देखो, टाइम मेरे पास भी थोड़ा लिमिटेड है। ठीक है, तो कुछ ऐसा ही बताना कि थोड़ा आई मीन लिमिटेड टाइम के अंदर ही मैं कर पाऊँ। आपके पास भी टाइम अनलिमिटेड तो नहीं है अब, है ना? 2 महीने ही बचे हैं आप सभी के पास भी। तो ताकि कम समय के अंदर कुछ अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मेरी तरफ से कवर हो सकते हैं, तो डेफिनेटली मैं कवर करवाने की कोशिश करूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल रिपोर्ट्स हो गया, इंडिसेस हो गया, इनके वीडियोस मैं ऑलरेडी अपडेट कर ही रहा हूँ चैनल के ऊपर। अगर इसके अलावा भी आपको मेरी साइड से कुछ भी रिक्वायर्ड होगा तो डेफिनेटली मुझे मेंशन करना। जो मुझे लगेगा मेरे रिसोर्सेज के थ्रू मैं डेफिनेटली उसको करवाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हो, ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस हो गया या फिर द हिंदू हो गया, सेम ही यहाँ पे आपको ये चीज देखने को मिलेगी, ये न्यूज। ठीक है, तो हुआ क्या है, राहुल गांधी जी को डिस्क्वालीफाई किया गया है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पर। तो ये थोड़ा अभी भी देखो वर्क इन प्रोग्रेस ही है। ठीक है, कल भी हमने ये डिस्कस किया था, तो कुछ नए नए अपडेट्स आते जा रहे हैं। तो एक काम करते हैं, मंडे को इसको पूरी डिटेल में समझते हैं, क्योंकि अदरवाइज हर रोज की अपडेट लेना कोई पॉइंट नहीं है, वो टाइम वेस्टेज ही है। यहाँ पर जो दूसरी एक इंपॉर्टेंट न्यूज है वो आपको दिखेगी नेशनल पेंशन स्कीम के रिगार्डिंग। दोनों पर्टिकुलर यहाँ पे न्यूज़पेपर्स ने इसको कवर किया है। तो एक्चुअल में एक वीडियो है हमारा, ओल्ड पेंशन स्कीम वर्सेस न्यू पेंशन स्कीम। ये ओनली आई के मेन चैनल पर है, ये मैंने ही बनाया था, तो आप इसको एक बार देख लेना। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, काफी डिटेल में यहाँ पे ओपीएस वर्सेस एनपीएस को मैंने कवर किया हुआ है, तो इसको आप अच्छे से देख सकते हो। अब चलते हैं होमवर्क की तरफ। कल मैंने आपको काफला सिस्टम के बारे में पूछा था। तो देखो, एक्चुअल में न्यूज में इसलिए था क्योंकि 2022 में आप सभी जानते हो जो फुटबॉल का वर्ल्ड कप था वो कहाँ हुआ था बताओ? वो हुआ था कतर के अंदर। ठीक है ना? तो ये सारे एरियाज हो गए, प्लस साथ साथ जो कतर हो गया, यहाँ पर हमें एक काफला सिस्टम कई बार देखने को मिलता है। सर मीनिंग क्या है ये काफला सिस्टम का? देखो, मैं आपको मीनिंग समझाता हूँ। ये एक तरह का ना स्पॉन्सरशिप सिस्टम है। सर स्पॉन्सरशिप सिस्टम का मतलब, जैसे एग्जांपल समझते हैं, एक कोई वर्कर है, ठीक है, ये माइग्रेट करके इन कंट्रीज के अंदर गया, जैसे मान लो कतर हो गया या इस तरह की जो भी यहाँ पे हमें कंट्रीज देखने को मिलती है, यहाँ पर मिडल ईस्टर्न कंट्रीज के अंदर गया। तो यहाँ पर होगा पता क्या, एक इनका एक बंदा होगा, उसको बोलते हैं लोकल स्पॉन्सर, या फिर इसको आप काफिल बोल सकते हैं। अब ये जो लोकल स्पॉन्सर और ये जो माइग्रेट हमारा वर्कर है, जो माइग्रेंट वर्कर है, इनके बीच का जो रिश्ता होता है ना, इसको बोलते हैं काफिला सिस्टम। अब होता क्या है, ये जो लोकल स्पॉन्सर या काफिल है, ये इसके ऊपर, माइग्रेंट वर्कर के ऊपर इसका पूरा कंट्रोल रहता है। सर कैसा कंट्रोल? अगर मान लो इस वर्कर को अपनी जॉब को बदलना हो, या अपनी जॉब को छोड़ना हो, ठीक है, या फिर कंट्री से बाहर जाना हो या कंट्रीज के अंदर आना हो, इस तरह की सभी चीजों के लिए ना इसको परमिशन लेनी पड़ती है इस वर्कर को। तो कहने का मीनिंग क्या हुआ, ये वर्कर ना एक तरह से उसके गुलाम गुलाम हो गया इस काफिल का। समझ रहे हो? तो ये इसी सिस्टम को क्या बोलते हैं, काफिला सिस्टम। ये क्या है, माइग्रेंट वर्कर एक साइड पे हो गया एंड दूसरी साइड पे जो उसका काफिल या लोकल स्पॉन्सर है, इनके बीच के रिश्ते को यहाँ पे बताया जाता है काफिला सिस्टम के थ्रू। ये काफी कई बार ना एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम हो जाता है। ठीक है, इस पर्टिकुलर माइग्रेंट वर्कर के लिए ना काफी दिक्कतें भी ये दे देता है। इसी को बोलते हैं काफिला सिस्टम। तो जो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग कतर, यहाँ पर हमें काफिला सिस्टम देखने को मिल जाता है। तो आई होप आप काफिला सिस्टम को अच्छे से समझ गए होंगे। इसी तरह से सर मंडे के लिए क्या होमवर्क है, मंडे के लिए आपको सोलोमन आइलैंड्स के आप बताना है कि कहाँ पर ये लोकेटेड है, फिर इनको हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर अच्छे से देख लेंगे। साथ में ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर आप सभी का होमवर्क है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के रिगार्डिंग कौन सी पर्टिकुलर स्टेटमेंट। ठीक है, ठीक है, तो पॉलिटी का क्वेश्चन है, तो पॉलिटी क्वेश्चन हम मंडे को ही देखते हैं, तो इसको पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम टैकल करेंगे मंडे को। राइट, चलते हैं आगे। बेडाकुलिन ड्रग, एक्चुअली ये ड्रग उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर कहीं ना कहीं इसके पीछे की डिस्कशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप नोटिस करोगे ना, तो हमारे यहाँ पे आप जानते हो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज
होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप जानते हो पेटेंट हो गया, ठीक है, कॉपीराइट हो गया, जीआई टैग्स के बारे में मैंने मल्टीपल टाइम आप सभी के साथ डिस्कशन किया हुआ है, राइट। उसी तरह से ना जैसे फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंदर पेटेंट बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि अगर आपने खुद बताओ ना, आपने कोई दवाई बनाई है, जैसे मान लो यही दवाई बनाई है, इस दवाई को बनाने के लिए ना आपने बहुत सारा पैसा खर्च किया है। क्या आप ऐसा सोचोगे कि कल को जब ये दवाई सक्सेसफुली आपने बना ली तो कोई और भी इसके ऊपर अपना क्लेम करने लग जाए, ठीक है ना, कोई और भी इस तरह की दवाई बना के पैसे कमाने लग जाए? नहीं। तो इसके लिए पेटेंट दिए जाते हैं, दवाइयों के ऊपर, वैक्सीन के ऊपर हमें पेटेंट देखने को मिलते हैं, इस तरह की चीजें। अब हुआ क्या है ना, जो जॉनसन एंड जॉनसन आप जानते हो, ठीक है, ये पर्टिकुलर कंपनी का क्या कोशिश कर रही थी, अपने पेटेंट को एक्सटेंड करवाने की कोशिश कर रही थी, तो इंडियन पेटेंट ऑफिस ने ना इसको रिजेक्ट कर दिया है। मैं आपको समझाता हूँ। दरअसल में ना एक इंडियन पेटेंट लॉ है हमारा, उसका एक सेक्शन है, सेक्शन 3D। ये सेक्शन को भी ध्यान रखना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या करता है, ये रोकता है कि हम पेटेंट को एवरग्रीनिंग ना करें। सर इसका मीनिंग क्या है एवरग्रीनिंग का, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो ये दवाई बनाई, ठीक है, अब इसमें ना इसका पेटेंट खत्म होने वाला है मान लो, तो होगा क्या, वो दवाई में ना बहुत ही माइनर सा कुछ चेंज कर देगा, बहुत ही छोटा सा बदलाव, फिर बोलेगा कि नहीं भैया ये तो एक नए तरह की ड्रग होगी, ठीक है, या फिर कुछ चेंजेस कर दिए इसके अंदर, फिर दोबारा इससे पेटेंट ले लेगा, फिर ये पेटेंट खत्म होने लगेगा, फिर दोबारा यही करके पेटेंट कर लेगा। इसी को क्या बोलते हैं, पेटेंट की एवरग्रीनिंग करना। हमारा ये जो सेक्शन 3D है ना, ये इस चीज को रोकता है, इंडियन पेटेंट लॉ का सेक्शन 3D इस चीज को रोकता है, ताकि एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट ना हो। और कहीं ना कहीं ये जो कोशिश कर रही हैं फार्मास्यूटिकल कंपनीज, एक तरह की मोनोपोली अपनी एक्सटेंड करने की, क्योंकि वही मैन्युफैक्चर कर पाएगा, तो मोनोपोली को रोकने की यहाँ पे कोशिश होती है, इसका मीनिंग होता है एवरग्रीनिंग का। आई होप आप ये चीज समझ गए होंगे कि ये बेडाक्लोलिन ड्रग के रिगार्डिंग ये जॉनसन एंड जॉनसन का केस क्या है, ठीक है ना। तो अगर थोड़ा बेडाक्लोलिन के बारे में देखें तो आप नोटिस करोगे कि दरअसल में ना ये जो ड्रग है, ये टीबी के रिगार्डिंग है, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस के रिगार्डिंग है। और ये क्या है, एमडीआर है, मैं बताता हूँ एमडीआर, डोंट वरी, अभी इस पे आएंगे, ठीक है। ये एक तरह की ऑरल ड्रग है। थोड़ा पहले टीबी को समझ लेते हैं, फिर एमडीआर एक्सडीआर को समझेंगे। देखो टीबी को कॉज किया जाता है एक बैक्टीरिया के द्वारा, जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जो कि माइकोबैक्टीरिया फैमिली से ही आता है। और ये ज्यादातर किसको इफेक्ट करता है, आपकी लंग्स को। तो जो लंग्स को इफेक्ट करते हैं ना, उसको बोलते हैं हम क्या, पल्मनरी टीबी, ठीक है। और इसके अलावा अगर वो लंग्स के अलावा भी बाकी ऑर्गन्स को इफेक्ट करें, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। आई बात समझ में? ठीक है सर, ध्यान रखना ये पर्सन टू पर्सन स्प्रेड होता है हवा के द्वारा, एंड ये क्यूरेबल है और साथ साथ प्रिवेंटेबल भी है, ठीक है ना। तो इसको क्यूर करने के लिए हमारे पास तरीके हैं, और इसको प्रिवेंट भी किया जा सकता है। इसके केस में अगर ना एक चीज हमें पढ़नी है, ड्रग रेजिस्टेंस फॉर्म ऑफ टीबी। देखो एक्चुअल में है क्या ना, यहाँ पर हमें कुछ फर्स्ट लाइन ड्रग ट्रीटमेंट देखने को मिलता है सर। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास दो पावरफुल ड्रग्स हैं, आइसोसिनाइड और रिफैम्पिसिन। ये जो पर्टिकुलर दो ड्रग्स है ना, इनको फर्स्ट लाइन ड्रग ट्रीटमेंट बोला जाता है। कहने का मीनिंग क्या, आपको मान लो टीबी हो गया ना, तो आपको ये दो दवाइयां दी जाएंगी, ठीक है। अगर मान लो आपका इन दो दवाइयों से भी काम नहीं बन रहा, क्यों नहीं काम बन रहा, क्योंकि हमारा जो पर्टिकुलर टीबी है या उसका जो टीबी का स्ट्रेन है, वो इन दोनों से भी ट्रीट नहीं हो रहा, उनसे भी वो रेजिस्टेंट हो चुका है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, एमडीआर, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। समझ आया? कहने का मीनिंग क्या, कि वो रेजिस्टेंट हो चुका है, आप दवाई खा रहे हो पर उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा, इसको बोलते हैं एमडीआर टीबी। तो जब इन दो चीजों के रिगार्डिंग, आइसोसाइनाइड और रिफैम्पिसिन, इनके रिगार्डिंग भी वहां पर वो इफेक्ट नहीं हो रहा, उससे भी वो रेजिस्टेंट हो जाता है, तो इसको बोलते हैं एमडीआर टीबी। ये फर्स्ट लाइन ड्रग ट्रीटमेंट हमें देखने को मिलता है। दूसरी चीज, अगर मान लो बहुत सारी और भी जो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट और ट्रीटमेंट्स हैं, उससे भी रेजिस्टेंस हो जाए, उसका भी इफेक्ट इस पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ टीबी के ऊपर ना पड़े, इस पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया के ऊपर ना पड़े, तब उसको क्या बोल देंगे, एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस। आई बात समझ में? एमडीआर के अंदर क्या था, जो हमारी फर्स्ट लाइन ड्रग ट्रीटमेंट थी ना, उसका इफेक्ट नहीं पड़ रहा, एक्सडीआर टीबी के ऊपर तो किसी भी चीज का इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो इसके बाद तो जनरली मतलब ना यहाँ पे सर्वाइवल के रेट्स फिर बहुत ही कम हो जाते हैं। तो ये फर्क होता है एमडीआर और एक्सडीआर के बीच में। अब यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे तो एक ना हमारे पास एक वैक्सीन है, क्या नाम है उसका, बीसीजी वैक्सीन, आप सभी जानते होंगे, ठीक है। बीसीजी वैक्सीन बड़ी ही पॉपुलर वैक्सीन है रिगार्डिंग टीबी, एंड साथ ही साथ इंडिया की तरफ से बहुत सारे एफर्ट्स भी ले जा रहे हैं, जैसे टीबी हारेगा देश जीतेगा कैंपेन हमने स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। इसके साथ ही हमारे पास निक्षय पोषण योजना है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, एक तरह की फाइनेंशियल सपोर्ट यहाँ पे दी जा रही है। तो इस तरह से गवर्नमेंट का डेफिनेटली काफी ट्राई है कि हम टीबी को एक तरह से एलिमिनेट कर पाए।
पर अभी भी देखो काफी काम करना बाकी है। टीबी देखो एक इंडिया की वन ऑफ द मेजर इश्यूज है टीबी इंडिया के अंदर, तो डेफिनेटली इसके रिगार्डिंग हम काम करके इसको काफी कम किया जा सकता है। तो आई होप जॉनसन एंड जॉनसन का केस क्या था, पेटेंट क्या होते हैं, एंड अकॉर्डिंगली जो बाकी बेड़ा क्लीन ड्रग हो गया, ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन। इसको एक बार समझते हैं कि आखिर यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं। देखो अभी अभी क्या हुआ है, एक वर्चुअल एड्रेस के थ्रू ना हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और साथ साथ जो उनके जो बांग्लादेश के काउंटर पार्ट है शेख हसीना जी, इन्होंने इनॉग्रेट किया है इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन को। सर बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखो यहाँ पर है क्या ना, अगर आप थोड़ा नोटिस करोगे तो यहाँ पर दोनों ने कंस्ट्रक्शन करी है, इंडिया की तरफ से भी बांग्लादेश की तरफ से भी। हालांकि जो बांग्लादेश की तरफ से जो कॉस्ट आनी थी वो सारी इंडियन गवर्नमेंट ने बियर करी है, यानी कि 285 करोड़ ना एक तरह का हमने इनको ग्रांट असिस्टेंस यहाँ पर दे दिया। सर ये कहां से लेकर कहां तक है, देखो समझने की कोशिश करना। ये यहाँ पर ना आपको दिनाजपुर करके जगह मिलेगी। ये कहां पर कौन सी कंट्री के अंदर है सर, ये बांग्लादेश की हम बात कर रहे हैं, दिनाजपुर। वेर एज यहाँ पर आपको नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड देखने को मिलेगी। ये सर कहां पर है, ये हमें देखने को मिलती है असम के अंदर। ठीक है, इंडिया का पार्ट है असम, तो नुमालीगढ़ यहाँ पे रिफाइनरी है। यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, इस पाइपलाइन के थ्रू इस तरह से यहाँ पर ना ट्रांसफर कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। क्या ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं सर, हाई स्पीड डीजल। समझ गए हो। तो सर कहां से कहां तक हाई स्पीड डीजल, ये स्टार्ट होता है हमारा नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड जो कहां पर है असम के अंदर। कहां जाना है इसको, यहां पर दिनाजपुर के अंदर परबतीपुर डिपो है, यहां पर हम ट्रांसफर कर रहे हैं। और बीच में जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो सिलीगुड़ी भी आ जाता है। ठीक है, वेस्ट बंगाल के अंदर सिलीगुड़ी हो गया, ये सारी चीजें भी हमें देखने को मिलती हैं। तो सर टोटल पाइपलाइन की लेंथ कितनी है, टोटल पाइपलाइन की लेंथ है 131.5 किलोमीटर। ठीक है, तो ज्यादातर जो इसका हिस्सा है ना वो हमें बांग्लादेश में अंदर देखने को मिलेगा। इंडिया में बस अराउंड 5 किलोमीटर का ही है, बाकी 131 में से नियरली 126 किलोमीटर तो हमें बांग्लादेश को ही देखने को मिलेगा। ठीक है, 2018 में इसका हमने फाउंडेशन स्टोन रखा था। साथ में अगर आप नोटिस करोगे तो 1 मिलियन मेट्रिक टन एक साल के अंदर हम हाई स्पीड डीजल इसके थ्रू ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम सबसे पहले 7 डिस्ट्रिक्ट्स को HSD देंगे, फिर अकॉर्डिंगली आप जानते हो पाइपलाइन किस तरह से वर्क करेगी। ये लोकेशन के थ्रू मैंने आपको समझा दिया, नुमालीगढ़ इन असम से हम परबतीपुर डिपो की तरफ वर्क करेंगे, और लेंथ भी हम अच्छे से समझ चुके हैं। अब देखो दरअसल में इंपॉर्टेंट काफी इसलिए हो जाता है क्योंकि अभी तक ना अगर आप नोटिस करोगे तो इंडिया और उसके नेबर्स में सिर्फ एक ही अभी तक पाइपलाइन ऐसी एग्जिस्ट करती है। सर वो कौन सी है, मोतीहारी अमलेखगंज पेट्रोलियम पाइपलाइन, जो किसके बीच में करती है, इंडिया और नेपाल के बीच में। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थी इंडिया और नेपाल के रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। उसी तरह से इंडिया और बांग्लादेश के फ्रेंडशिप पाइपलाइन का भी आप ध्यान में रखिएगा। इंडियन साइड में जो 5 किलोमीटर का स्ट्रेच है वो कौन पूरा करेगा, वो असम बेस्ड नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड उसको इंप्लीमेंट करेगी, एंड बांग्लादेश की तरफ से जो बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन है वो इसको इंप्लीमेंट करेगा। पर ध्यान रखना जो इसके लिए खर्चा आएगा बांग्लादेश के पोर्शन के लिए वो नियरली 285 करोड़ होगा, एंड ये पैसा कौन एक तरह से बियर करेगा, ये भारत की सरकार ही, गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट ही इसको बियर करेगी। एक तरह की हम बांग्लादेश को ग्रांट असिस्टेंस यहाँ पे दे रहे हैं। आई होप इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, CBUD ऐप, कॉल बिफोर यू डिग ऐप। देखो यहां पर ना दरअसल में बात हो रही है कोऑर्डिनेशन की। सर कैसे, जैसे मान लो ये सड़क है, ठीक है, या कुछ भी इस तरह से चीज है। अब यहाँ पर हुआ क्या कि आपने मनमर्जी से अपनी सड़क खोदने लग गए या कुछ भी चीज को खोदने लगे, कहीं पर भी खड्डा वगैरह खोदने लग गए, आपको जरूरत है खोदने की, ठीक है ना। पर आपने क्या किया, इसको खोदा तो सही, पर नीचे आपको क्या मिली, ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर आप सभी जानते हो, ठीक है, एक तरह की तार होती है जो मतलब प्लास्टिक से बनी हो सकती है या फिर जो पतला कांच होता है उससे बनी होती है, जिसके बेसिस पे क्या होता है, आपका डेटा ट्रांसफर होता है। ठीक है, इन ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से ही आप सारी चीजें कर पाते हो। बिल्कुल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये ऑप्टिकल फाइबर को ना नुकसान अक्सर बड़ा पहुंच जाता है, ठीक है ना। तो हमारी यहाँ पर क्या कोशिश है कि भैया अगर आपने कहीं जगह डिगिंग या एक्सकवेशन करना है, कहीं खुदाई वगैरह करनी है, तो इससे ये जो अंडरलाइंग एसेट्स है जैसे कि ऑप्टिकल फाइबर केबल जो आपने जमीन के अंदर आपने बिछाई हुई है, ये इनको डैमेज नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो, हर साल हम क्या करते हैं, 3,000 करोड़ का इसी तरह से नुकसान हो जाता है कि कहीं पर भी खोदने लग गए हैं, उस खोदने के बाद किसी चीज को नुकसान हो गया है, एंड अकॉर्डिंगली फिर मतलब हमें लॉस हो गया है। तो ये लॉस को हम कम कैसे कर सकते हैं, अगर सिंपली ये दोनों डिपार्टमेंट आपस में कोऑर्डिनेट कर लें। जब आप खोदने लगे हो तो आप इनसे पूछ लो ना भैया कि यहाँ पर कोई चीज नीचे तो नहीं है, नीचे ऑप्टिकल फाइबर तो नहीं बिछी हुई। अगर इन्होंने बता दिया कि यार यहाँ बिछी हुई है, आप यहाँ मत खोदो, आप यहाँ पे खोद लो। समझ रहे हो, तो इस तरह से बस इतना सा कोऑर्डिनेशन की बात है, 3,000 करोड़ रुपया साल का बच सकता है।
तो यही पर्टिकुलर चीज हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए एक ऐप लॉन्च कर दी है, कॉल बिफोर यू डिग ऐप। इस ऐप को लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा। तो कैसे काम करेगा, वही है कि जो एक्सकावेट करने वाला बंदा है और जो एसेट ओनर्स है, जैसे मान लो कि जो ऑप्टिकल फाइबर के ओनर्स है, ठीक है, तो एक तरह से उनको कनेक्ट कर देगा एसएमएस, ईमेल नोटिफिकेशन या फिर कॉल के थ्रू माध्यम से। बस सिंपली है कि उससे हमारी सेफ्टी हो जाएगी इस तरह से। तो एक तरह का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बन जाएगा बीच में दोनों के। बस सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है ना। और सिग्निफिकेंस क्या होगा, तो जो भी बिजनेस लॉस होगा हम उसको कम कर पाएंगे। जो जो हमारे नागरिक हैं उनको भी तो दिक्कत आएगी ना, कल को कुछ बीच में से नीचे कोई चीज कट गई, कुछ इस तरह से हो गया, रोड, टेलीकॉम, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, कुछ भी इस तरह की पाइपलाइंस हो गया, कुछ भी इस तरह से डिस्टॉर्शन आ सकती है ना, तो इस डिस्टॉर्शन को भी कम कर पाएंगे। तो सारे यहाँ पे बेनिफिट्स हमें देखने को मिल जाएंगे कॉल बिफोर यू डिग ऐप के थ्रू। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज अरुद्रा रेडार। अब रेडार तो आप सभी समझते हो। अब ये सर ऐसा क्या है, अरुद्रा रेडार के बीच में ऐसा खास क्या है? देखो समझना, ये एक 4D रोटेटिंग रेडार है। कहने का मीनिंग क्या, अगर आप इसको इस तरह से माउंट करना चाहते हो वो भी ठीक है, वरना ये आपको ये पूरा 360 डिग्री रोटेटिंग भी दे देगा, ठीक है ना। इसको स्टेबल रखना तो स्टेबल भी रखो, पर एट द सेम टाइम अगर ये ऐसे ना घूम भी जाएगा पूरा 360 डिग्री, तो ये सबसे बढ़िया इसकी चीज है कि 4D यहाँ पे रोटेटिंग हमें देखने को मिल जाता है। और साथ में इसका फायदा देखो, ये आपको रेंज दे देगा, ठीक है। कहने का मतलब क्या, कि जो टारगेट है, ठीक है, जहां से जो चीज आ रही है वो कितनी दूर है, ठीक है, रडार से कितना उसका डिस्टेंस है, तो हमें रेंज पता लग जाएगी। साथ में ही ना एक होती है एजीमुथ। एजीमुथ मतलब उसका एंगुलर डिस्टेंस या एंगुलर पोजीशन क्या है, एक रेफरेंस डायरेक्शन से उसकी एंगुलर पोजीशन क्या है वो हो गया। प्लस साथ ही साथ जो एल्टीट्यूड हो गया, ग्राउंड से कितनी हाइट के ऊपर है वो भी पता लग जाएगा। एंड लास्टली जो वेलोसिटी वेक्टर है, ठीक है ना, तो मोशन से कितना उसका मतलब डायरेक्शन क्या है, ये सारी चीजें टारगेट की रिगार्डिंग इसके थ्रू पता लग जाती हैं। तो काफी ज्यादा यहाँ पे इसकी फंक्शनैलिटी है इस पर्टिकुलर रेडार की। तो सर क्या हुआ, क्या अभी अभी डिफेंस मिनिस्ट्री ने ना 2 कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं, एक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ, मतलब उनके साथ किए हैं, ठीक है, और साथ ही साथ हमें रडार वार्निंग रिसीवर इंडियन एयरफोर्स के साथ भी हमें देखने को मिल जाएगा। तो आपको ये अरुद्रा रडार के बारे में डेफिनेटली पता होना चाहिए। यहाँ पर ना ये भी देख पाएगा कि अच्छा यार ये दुश्मन देश का वो है, टारगेट है। कहने का मीनिंग जो सामने से कोई चीज आ रही है या कुछ भी इस तरह से, वो दुश्मन देश की है या दोस्त की है, तो उससे अकॉर्डिंगली उस चीज को भी वो फ्रेंड और वो कैपेबिलिटीज को आइडेंटिफाई करने की भी उसके पास पॉसिबिलिटी है। तो अकॉर्डिंगली वो अटैक कर पाएगा कि कैसे किसको क्या करना है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर पाएगा, टारगेट कर पाएगा। ये सारी चीजें यहाँ पे हमें देखने को मिल जाती हैं साथ में ही, ठीक है ना। सामने वाली चीज क्या है, स्लो मूविंग है, फाइटर एयरक्राफ्ट है, बैलिस्टिक मिसाइल है, जो भी चीज होती है उसके रिगार्डिंग ये वर्क अच्छे से कर सकता है, ठीक है। तो डेफिनेटली इसको डेवलप किया गया है डीआरडीओ के द्वारा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। एंड इसको ठीक है ना, डिजाइनर डेवलप किया गया, मैन्युफैक्चर किया गया बाय बीईएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा। और ध्यान रखना, ये बिल्कुल छोटे छोटे टारगेट्स को भी आइडेंटिफाई कर सकता है। कई बार हमें दिक्कत आती है ना छोटे टारगेट, छोटे फाइटर साइज टारगेट को आइडेंटिफाई करने के अंदर, ये उसको ट्रैक कर लेगा, ठीक है। 300 किलोमीटर तक इसको ये ट्रैक कर सकता है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे बेनिफिट्स हमें देखने को मिल जाते हैं। एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हमें पढ़नी है, दैट इज एक्सरसाइज वायु प्रहार। अब सर ये वायु प्रहार क्या चीज है, देखो इंडियन आर्मी और साथ ही साथ इंडियन एयरफोर्स, इन दोनों ने मिलकर एक ज्वाइंट एक्सरसाइज कंडक्ट करी है, दैट इज वायु प्रहार, ठीक है। ये किसी कंट्री के साथ नहीं हो रही, ध्यान रखना, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स मिलकर इसको कंडक्ट कर रहे हैं। तो ये क्या है, एक मल्टी डोमेन एयर लैंड एक्सरसाइज है। कहने का मीनिंग आप खुद सोचो ना, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स कर रही है। कई जगह पे ऐसा भी तो हो सकता है कि ज्वाइंटली हमें कुछ ना कुछ करना पड़े, ठीक है, आपस में साथ में सिनर्जी से काम करना पड़ता है ना, कि ऐसा नहीं ना होना चाहिए कि आर्मी कुछ अलग, एक मान लो किसी जगह से अटैक हो गया तो आर्मी कुछ अलग डायरेक्शन में काम कर रही है और एयरफोर्स अलग डायरेक्शन में, नहीं, साथ में सिनर्जी, आपस में कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। तो वही हम एक तरह से यहाँ पे इस एक्सरसाइज के थ्रू, ज्वाइंट एक्सरसाइज के थ्रू हम करने की कोशिश कर रहे हैं कि कल को मान लो किसी जगह पे हमें दिक्कत आ जाती है, कितनी तेजी से हम रैपिडली इनको मोबिलाइज कर सकते हैं, कितनी तेजी से हम अपना अपना अटैक अगर हो तो लॉन्च किया जा सकता है, कितनी तेजी से हम इन चीजों को कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, ये सारी बातें यहाँ पे हमें देखने को मिल जाती हैं। तो 96 आवर्स की हमें एक्सरसाइज हमें देखने को मिली यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे स्पेशली फोकस रहा कि मान लो कल को जैसे फॉर एग्जांपल कुछ एडवांस लैंडिंग ग्राउंड हो गया, यहाँ पर हम कैसे करें, हाई एल्टीट्यूड जहाँ पे होता है, ठीक है ना, मान लो कि पहाड़ों के बीच में हमें कैसे कल को चैलेंजिंग दिक्कतों के अंदर, सिचुएशन के अंदर कैसे सामना करना है, तो वो सारी बातें यहाँ पे इनके अंदर देखी गई, ठीक है। फोर्सेस को कैसे डिप्लॉय करना है, ये सारे यहाँ पे कोऑर्डिनेशन वगैरह के रिगार्डिंग आप एक्सरसाइज वायु प्रहार के अंतर्गत देख सकते हो। तो ये सारे टॉपिक्स थे जो हम आज डिस्कस करने थे। इसके अलावा कल मैंने आपको एक हिस्ट्री का क्वेश्चन दिया था, तो उसके क्विकली मैं आपको एक बार आंसर बता देता हूँ। पहला है परिव्राजक। देखो परिव्राजक का मीनिंग होता है एक तरह का सन्यासी जो काफी घूमते हुए है, ठीक है, तो रोमिंग एसेटिक आप इसको बोल सकते हो।
असेटिक का मतलब होता है एक तरह का सन्यासी। तो मतलब एक तरह से वो चलते फिरते रहते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल रिनंसिएंट एंड वॉन्डरर, यही इसका यहाँ पे मीनिंग होता है। देखो इनके बारे में ना बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, पर ये कीवर्ड्स आपको डेफिनेटली पता होने चाहिए। बहुत बार ना इस तरह के कीवर्ड्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ हिंदू सन्यासी की ही बात नहीं यहाँ पे हो रही, जो बुद्धिस्ट और जैन मॉन्क्स होते हैं ना, उनके लिए भी आप इसको मान सकते हो परिव्राजक। स्पेशली मैं बुद्धिज्म और जैन की ही बात कर रहा हूँ, इनफैक्ट हिंदूज के लिए बल्कि इनको यूज कर लिया जाता है। तो ये बात भी हमें देखने को मिल जाती है कि रोमिंग असैटिक जो होते हैं, एक तरह के सन्यासी होते हैं जो घूमते रहते हैं एक जगह पे, रोम करते रहते हैं, तो उनको बोलते हैं परिव्राजक। जब हम बात करते हैं श्रमणा की, तो श्रमणा के अंदर देखो प्रीस्ट विद हाई स्टेटस, ये बात तो यहाँ पर बिल्कुल हमें गलत देखने को मिल जाएगी। देखो जब बात होती है श्रमणा की, दरअसल में ये भी हम किसकी बात कर रहे हैं, ये भी हम सन्यासी की ही बात कर रहे हैं, पर यहाँ पर हाई स्टेटस के साथ तो बिल्कुल नहीं बात कर रहे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप नोटिस करते हैं ना, जब बुद्धिज्म हो गया, जैनिज्म हो गया, इस तरह के सेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं, हेट्रोडॉक्स सेक्ट बोलते हैं, ठीक है ना। ये जो ब्राह्मण्स होते हैं उनको हाईएस्ट स्टेटस का नहीं मानते, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स के जो भी आपके सन्यासीज होंगे वो यहाँ पर हम इंक्लूड कर लेते हैं। तो श्रमणा वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। उपासक, ये बात बिल्कुल ठीक है, ले फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है। तो उपासक या उपासिका, ठीक है, तो इन्हीं को बोला जाता था एक तरह से। जो मॉन्क्स अलग अलग होते हैं, एक तरह से उन्होंने जो ले फॉलोअर्स होते हैं, एक तो देखो मॉन्क्स हो गया, एक हो जाते हैं हमारे पास ले फॉलोअर्स, जो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली चीजों को फॉलो नहीं करते, मोनेस्ट्रीज को नहीं करते, कि उनमें नहीं रहते हैं, बट कहीं ना कहीं उनकी जो आइडियाज हैं वो वहीं से ड्राइव होते हैं। तो जो भी ले फॉलोअर होते हैं ना, जो आम इसको फॉलो करते हैं बुद्धिज्म को, उनको उपासक और उपासिकाएं हमें देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 1 एंड 3 ओनली। इनके नाम ही ध्यान में रखो, ठीक है, बहुत डिटेलिंग में नहीं जाना, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन का सिंपल ही मीनिंग पूछता है कि श्रमणाज का मीनिंग क्या होता है, परिव्राजक हो गया, उपासक हो गया, इनका मीनिंग क्या होता है, ये सारी चीजें हमने पता होनी चाहिए, और ये चीजें हमने अच्छे से समझ भी ली हैं। अब इसी तरह से इन पांचों क्वेश्चन का आपको मैं दे रहा हूँ, ठीक है, होमवर्क। इसका आप मुझे बताओगे कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है, फिर मंडे को हम इनके रिगार्डिंग अच्छे से डिस्कशन कर लेंगे। इसी तरह से लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको 5 क्वेश्चन दिए थे, उनका एक बार मैं क्विकली आपको आंसर बता देता हूँ। पहला था शारदा स्क्रिप्ट, क्या ये ओरिजिनल स्क्रिप्ट है जो कश्मीर को बिलोंग करती है? बिल्कुल, हमने इसको बहुत डिटेल में पढ़ा भी था, तो शारदा स्क्रिप्ट बिल्कुल ठीक है। AR6 सिंथेसिस रिपोर्ट, क्या जो 6th असेसमेंट रिपोर्ट है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा पब्लिश करी गई है? बिल्कुल फॉल्स है सर। ये दरअसल में किसने पब्लिश करी थी? IPCC, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है ना। आप जानते भी हो IPCC को किसने फॉर्म किया था? WMO, वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, साथ ही साथ यूनेप, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, दोनों ने मिलकर 1988 के अंदर इसको एस्टैब्लिश किया IPCC को, और इंडिया भी इसका एक मेंबर है। एबल प्राइज की जब हम बात करते हैं, क्या न्यूज़पेपर, ऑनलाइन जर्नलिज्म इनके ऊपर मिलता है? सर द आंसर इज फॉल्स, हमने देखा था, ये मैथमेटिक्स की फील्ड में हमें देखने को मिल जाता है। चौथा स्टेटमेंट, जिलांडिया क्या अटलांटिक ओशन के अंदर सबमर्ज्ड है? सर ये भी फॉल्स है। जो हमारा साउथ पैसिफिक ओशन है ना, वहां पर हमने एक एक तरह का माइक्रो कॉन्टिनेंट देखा है जो कि ज्यादातर सबमर्ज देखने को मिला है, तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी। पांचवा, वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशन, क्या 1961 में फोर्स में आई थी? सर ये बात भी बिल्कुल फॉल्स है, ये 1964 में आई थी। साइन 1961 में हुई थी, पर फोर्स में आई थी 1964 के अंदर। तो ये पांचवी स्टेटमेंट भी यहाँ पर हमें फॉल्स देखने को मिल जाएगी, राइट। अब इसी तरह से इन पांचों क्वेश्चन का आंसर भी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे, कौन सा ठीक है, कौन सा गलत है। साथ में ही जो होमवर्क दिया है, प्लस साथ साथ जो सोलोमन आइलैंड की आपको क्वेश्चन बोली है, उनका आंसर भी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली आइज नथिंग एल्स पे जाके इसकी PDF को एक्सेस कर सकते हो, एंड अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। सो फ्रेंड, दिस इट फॉर दिस वीडियो। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।